हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लिटरेचर लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और जनरल स्टडी की शानदार क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। दिव्या द्विवेदी और भी बहुत सारे साथी हैं, जुड़ जाइए। सेशन आपका आज अपने टाइम पर नहीं है, दूसरे टाइम पर है, बट कोई बात नहीं। सेशन किसी भी टाइम हो, लेकिन क्वेश्चन हमारे वही रहेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं और आप सबके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन को हम लोग समझेंगे। टॉप 30 एमसीक्यूज होंगे और उस एमसीक्यूज में मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो डिटेल इंफॉर्मेशन उसी से रिलेटेड होगी वो भी डिस्कस करूंगा। आप लोग सेशन में कमेंट करके एक बार सब लोग बताएंगे ऑडियो और वीडियो सब क्लियर है, एक बार मैं भी चेक कर लूं। तो एमसीक्यूज में मैं चलिए सब कुछ एकदम फिट एंड फाइन है। तैयार हो जाइए और आगाज करता हूं आज के सेशन का। कमेंट आप सब लोगों के एक बार आ जाना चाहिए। ऑडियो और वीडियो इज क्लियर, सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दें और मैं स्टार्ट करता हूं सेशन को। पहला प्रश्न आपका और संविधान से रिलेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट संविधान को काफी डर के पढ़ते हैं ना। अब संविधान के डेली प्रश्न आएंगे और डेली हम लोग एमसीक्यू करेंगे। जब डे बाई डे प्रैक्टिस होगी तो आपके सभी के सभी प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। श्वेता सिंह, हेलो सर, हाउ आर यू? एकदम ठीक हूं मैं। चलिए, ऑल इज क्लियर। सलोनी मुगल, लिटरेचर लवर्स, ओके ओके। चलिए सब लोग जुड़ चुके हैं और वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सिस्टम एकदम फिट एंड फाइन है सब कुछ। अब क्लास के स्टार्ट करते हैं। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग, जो ड्राफ्टिंग होती है किसी चीज की, प्रारूप बनता है, उसकी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो बोलते हैं अपने अपने शब्दों में, इंग्लिश में अलग अलग रूप में यूज होता है। तो प्रेसिडेंट कौन थे? प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। BN राव, JB कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये चार आपके ऑप्शन है। कमेंट आप लोगों के रुकने नहीं चाहिए। कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट को एक बार बता देंगे। अर्जुन शर्मा जी, वेरी गुड इवनिंग। आदित्य गौतम, वेरी वेरी गुड इवनिंग। पंकज यदुवंशी, डी, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न के आंसर भी आने शुरू हो गए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है और ये कमेटी में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। ऐसे तो बहुत सारी कमेटियां बनी, 14 से ज्यादा महत्वपूर्ण कमेटियां और छोटी छोटी उप कमेटियां भी बनी, बट उनमें से ड्राफ्टिंग कमेटी की चर्चा सबसे ज्यादा होती है और इसके पीछे कारण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। और भी 7 सदस्य थे इसके, वो भी हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से वो 7 सदस्य थे। ये आप देख सकते हैं चित्र, और यहाँ पर आप अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, DP खेतान, M माधव राव, KM मुंशी जो कि भारत के फिर पहले वन मंत्री बनते हैं, N गोपाल स्वामी अयंगर, TT कृष्णामाचारी, और फिर इसके आप देख सकते हैं इसमें चेंज है क्योंकि सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एक लोग चेंज हो गए थे, इंटरचेंज की वजह से इनकी संख्या यहाँ पर 7 दिख रही है। 7 मेंबर लिखा है। ड्राफ्टिंग कमेटी हैड 7 मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम द चेयरमैन विचार, यानी 6 सदस्य और फिर उनके साथ जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये चित्र आप देख सकते हैं। ये इनके 7 लोग जो दिखे हैं, इनमें से एक लोग यानी पास हो जाते हैं और उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को नॉमिनेट कर दिया जाता है। ऑप्शन इसका क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। आधुनिक मनु, आपने मनु को सुना होगा, मनु स्मृति, इनको आधुनिक मनु कहा जाता है। और संविधान के जनक, भारतीय संविधान के जनक, संविधान के जनक के साथ साथ और भी इनकी बहुत सारी उपाधियां हैं, बट संविधान के हिसाब से इसको देखें तो इनके 2 नाम ज्यादा, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आधुनिक मनु। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा दूसरा है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची यानी शेड्यूल 9 परिवर्धित हुई, यानी परिवर्धित का मतलब हम समझ सकते हैं शुद्ध ऐड किया गया, यानी जोड़ा गया। कब जोड़ी गई? संविधान में जब बहुत सारी कमेटियां बनी, उनके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई, तो ओवरऑल 8 शेड्यूल बने। कितनी? 8 अनुसूचियां। एक दिन मैंने डिटेल बताया था। पहली में आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरे में जो संवैधानिक पद हैं, तीसरे में उनकी शपथ, चौथे में राज्यसभा के सदस्य, 5वें में कुछ विशेष राज्य, 6वें में वो जनजाति राज्य,
7वें में केंद्र राज्य संबंध और 8 में आपकी 22 भाषाएं जो कि वर्तमान में उस समय 14 थी। तो ये 8 शेड्यूल थे आपके 1950 में जब आपका संविधान लागू हुआ। लेकिन उसके ही नेक्स्ट ईयर 1951 में संविधान में पहला संशोधन फर्स्ट अमेंडमेंट होता है ना, और फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के साथ 9वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई। तो आप आंसर करेंगे ऑप्शन ए, पहला संविधान संशोधन। और इसका डी वाला जो 42वें संविधान संशोधन है, इसको लघु संविधान कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा, लघु संविधान। और ये वही संविधान है जब 1976 में 42वें संविधान संशोधन में हमारी प्रियम्बल में भी सुधार किया गया। उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर और साथ ही साथ इंटीग्रिटी यानी अखंडता शब्द को जोड़ा गया। सेशन तो लाइक हो जाएगा, जानकारी लाइक होनी चाहिए बस, है ना। और लघु संविधान 1946 को कहा जाता है। इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए, मूल अधिकार में भी आपके। उसके बाद फिर आपका 44वां आता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण। 42 के बाद आपके फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, यानी बहुत सारा महत्वपूर्ण। जो आपके पहला तो 1951 में है। तत्कालीन जो इसको बोला जाता है 9वीं अनुसूची को भूमि अधिग्रहण, इसको आप याद रखिएगा, भूमि अधिग्रहण। 9वीं अनुसूची में आपकी भूमि से संबंधित चीजें हैं। देश स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र भारत अब विकास की ओर बढ़ने के लिए शुरू हुआ। उसमें बहुत सारी अड़चनें आई। खनीजान, अरे कोई बात नहीं, प्रश्न हिंदी में हो या इंग्लिश में, शब्द के सेंस पर जाइए। क्वेश्चन आपका पेपर में कुछ अलग नहीं, यदि बस इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कि 9वीं शेड्यूल में क्या है ऐड, इंग्लिश और हिंदी में बिल्कुल परेशान ना हो। जो चीज आप समझ पा रहे हैं वो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। 2-4 शब्दों का थोड़ा बहुत हेर फेर होता है, बाकी कुछ नहीं। तो भूमि अधिग्रहण 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ा गया। और उसके बाद आपका सूचियों में यानी संविधान में जो अनुसूचियां 8 दी गई थी उनमें संशोधन होना शुरू हुआ। उसके बाद वर्तमान में तो आज आपकी 12 हैं, इसको भी आप देखिएगा। 12वीं अनुसूची आपकी जो पंचायती राज व्यवस्थाओं में नगर निगम से रिलेटेड है। संविधान का अनुच्छेद 1, 2, 3, क्या बात है ना। गिनती क्या स्टार्ट से लिखी है 1, 2, 3, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं ना 1, 2, 3। और अब क्वेश्चन भी हो गया एकदम फ्री, अपने आप में फ्री ही समझो, क्योंकि इसका आंसर भी आप लोग समझ गए होंगे। किससे संबंधित है 1, 2, 3, किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार से, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति या चुनाव आयोग। तो देखिए ऑप्शन ए इसका राष्ट्रपति का अध्यादेश की शक्ति कहां से मिलती है? आर्टिकल 1, 2, 3 से। सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार परिषद या क्षेत्राधिकार 143 आपका आर्टिकल, ये प्रश्न बहुत आता है। जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति जो कि अब है नहीं लेकिन संक्रमणकालीन थी, आर्टिकल 370, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। चुनाव आयोग जिसका 324 और 326 में वयस्क मताधिकार की बात होती है, वयस्क मताधिकार, इसको आप याद रखिएगा। चुनाव आयोग वयस्क मताधिकार है ना, और चुनाव आयोग 324। तो आपका आर्टिकल 231 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। शिवम गुज्जर, ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। ये क्लास है ना जो इधर उधर होती रहती है, कभी दूसरे टाइम सुबह, कभी शाम, कभी 6 बजे, कभी 8 बजे, लेकिन मैं जब टाइम होता है, जब स्टूडियो खाली होता है तो क्लास लेकर आता रहता हूं, है ना। आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? देखिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? अब उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब कि हमारा संविधान बनाने का क्या उद्देश्य है, उस संविधान में हम लोग क्या क्या विशेष चीजें जोड़ेंगे। इसके साथ 9 दिसंबर 1946, जो जानकारियां मैं यहां पर लिख दे रहा हूं पूरा डिटेल समझ लीजिए। और फिर 11 दिसंबर 1946 को ये आपके संविधान में ये 2 महत्वपूर्ण, यानी ये अस्थाई, आई होप कि आप सब लोगों को ये साफ साफ दिख रहा होगा, और ये स्थायी बैठक हुई। और 9 दिसंबर और 11 दिसंबर के बाद स्थायी आपकी बैठक हुई और फाइनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने, और अध्यक्ष बनने के बाद फिर आपका 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 ये डेट है उद्देश्य प्रस्ताव की, और इसको
आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे कमेंट आते रहना चाहिए और आंसर भी आप लोग देते चलिए। पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। बी आर अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग मैंने बता दिया। आचार्य जे बी कृपलानी, ये आपके संविधान की बहुत सारी समितियों से रिलेटेड थे और आप जानते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आ जाते हैं थोड़ा सा ज्योग्राफी पर। ब्रह्मांड के अध्ययन को ... के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन यानी इस यूनिवर्स में आपके ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु, पुच्छल तारे, उल्का पिंड सभी हैं और इसी को मिला जुला के बोलते हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड। और इसी का एक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? यानी ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स का हमको स्टडी करना है तो उसके लिए विज्ञान की किस शाखा के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है? कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी या लिम्नोलॉजी? तो देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड होता है कॉस्मोस का मतलब, और ब्रह्मांड कॉस्मोस यानी कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के अध्ययन करने की विज्ञान की शाखा। सिस्मोलॉजी, सिस्मो भूकंप से रिलेटेड है आपका, और लिम्नो यानी झीलों को, लिम्नोलॉजी आपके झीलों के अध्ययन से संबंधित है। एस्ट्रोलॉजी, ये भी एस्ट्रो, आप जानते हैं ना, जो भूगर्भ भूगोल, एस्ट्रो यानी जो आपके ज्योतिष से संबंधित होते हैं ना, ज्योतिषाचार, एस्ट्रोलॉजर, उसी को बोलते हैं। यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। और एस्ट्रोलॉजी आप समझ गए, जैसे ज्योतिषाचार होते हैं ज्योतिष के बारे में, सिस्मो यानी भूकंप, लिम्नोलॉजी यानी झीलों का अध्ययन, झीलें कैसी होती हैं, झीलों में क्या क्या होता है, ये सब इस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे चंद्र ग्रहण। क्या बात है, लूनर इक्लिप्स, एक होता है सोलर इक्लिप्स, ये दो ही होते हैं, लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स। ग्रहण इक्लिप्स का मतलब होता है जब किसी न किसी माध्यम से सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक स्थितियां में होते हैं तीनों, और उस दौरान उनकी जो रोशनी है वो प्रभावित हो जाती है, बाधित हो जाती है, और इसी को बोलते हैं सिजगी, और इसी को बोलते हैं ग्रहण, है ना। वो सिजगी की स्थितियां दो बार बनती हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में। तो आपको बताना है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। सूर्य, पृथ्वी जो होती है आपके सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, चंद्रमा जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में होती है, सूर्य जो होता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होता है, या फिर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। ये तीन कंडीशन आपकी हैं, सॉरी चार हैं, इनमें से आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इस प्रश्न को मैं डिटेल में बताऊंगा और इसका मैं आपको ग्राफ भी समझाऊंगा। चलिए आंसर करते चलिए। क्या बात है भाई, आंसर नहीं दे रहे हैं आप लोग, थोड़ा बहुत देते रहिए आंसर, कैसे मजा आएगा। ममता राठौर, सैम, SE, सन, अर्थ और मून, सन, अर्थ और मून, ठीक। देखिए आपका यहां पर पहले आप चित्र देख लीजिए, ये चित्र है आपका, इससे आप डायरेक्ट अनुमान लगा पाएंगे। ये आपका क्या है, सूर्य है, सूर्य भगवान है, और ये आपके सूर्य यहां से इससे रेज निकल रही है। आपका ये है अर्थ, SM यानी S, ये अपना सन हो गया, इसको हम लोग यहां लिख देते हैं SME। देखो किसी ने लिखा है SEM, ये आपका क्या है, आप देख लीजिए यहां पर। चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य से आने वाली जो रोशनी है वो पृथ्वी पर गई, देखो, लेकिन पृथ्वी के द्वारा उस रोशनी को यहां पर न पहुंचा करके ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया, क्योंकि ये सीध में आ गया। सीध में कोई भी वस्तु आप रख दें, यहां से आप प्रकाश निकालें इतने चीज का, तो ये प्रकाश ऐसे निकल जाता है, ये यहाँ पर बीच में, और ये छोटा होता है तो ये प्रकाश ऊपर निकल गया। और जब दोनों चीजें निकल गई तो वहां पर कुछ देर के लिए अंधेरा हो गया, और अंधेरा होने के बाद अम्बरा और पेनम्बरा जैसी स्थितियां बनती हैं और ये चंद्र ग्रहण हो जाता है। यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आपकी पृथ्वी आ जाएगी, सूर्य और चंद्रमा, है ना, सूर्य और चंद्रमा रहेगा और इनके बीच में आ जाएगी आपकी
पृथ्वी और इस पृथ्वी के बीच में आ जाने की वजह से चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा और वहां पर क्या हो जाएगा, इक्लिप्स। ऑप्शन आपका यहां पर आप देख लीजिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। तो यहां पर आप देखें, सूर्य जो होता है एस, हम लोगों ने अभी कोड बनाया, क्या होता है, SME। अब यहां पर आप समझ लीजिए SME, सन, मून और अर्थ, यानी सूर्य, पृथ्वी, बीच में आपका चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में सीधी रेखा नहीं होती है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होता है, नहीं होता है। जो होता है चंद्रमा होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, होती है कि नहीं आपको मैंने बता दिया है। और ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन बी बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे थे हम लोग, क्योंकि समझेंगे बिल्कुल अर्थ बीच में ही होगी, है ना, स्थितियां बदलती रहेंगी और अर्थ आपकी बीच में रहेगी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार, सरल सा प्रश्न है मुझे लग रहा है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा डाउट कर जाता है स्टूडेंटों को और इसके पीछे थोड़ा सा कारण है। बिल्कुल बी राइट होगा ममता जी इसका, बहुत बढ़िया। यहां पर संविधान के अनुसार हमारा बताया गया संघ यानी यूनियन की एग्जीक्यूट बॉडी है। यूनियन, संघ को यूनियन बोलते हैं और कार्यपालिका को यानी एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट जो बॉडी है, कार्यपालिका शक्तियां हैं, वो किसके पास होती हैं, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति, संसद या फिर मंत्रिपरिषद। आप बताइए संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है। संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन, कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री। अरे भाई प्रधानमंत्री के पास कहां होगा बताइए, पूरी की पूरी शक्तियां किसमें निहित होती हैं, राष्ट्रपति में। संघ की आपकी प्रधानमंत्री नहीं, प्रेसिडेंट होता है। आप देख लीजिए, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। आप याद रखिएगा, संघ की वास्तविक कार्यपालिका अलग होती है, उसके प्रमुख के रूप में काम करते हैं संसद, अनुच्छेद 79, राष्ट्रपति 52 में पद। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। संसद की बात की जाए तो यहाँ पर संसद देखिए कैसे होती है। संसद आपकी, संसद में आपके 3, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों होते हैं। लोकसभा, संसद आपकी 79 में, राज्यसभा आपकी 80 में, लोकसभा 81 में और राष्ट्रपति 52 आर्टिकल में इसका वर्णन है। तो आपकी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, बिल्कुल प्रेसिडेंट ही होगा। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनता है तो उसके लिए इनमें से कौन सी योग्यता नहीं होनी चाहिए, नहीं लिखा है, यानी नॉट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये यानी वो योग्यता जो 4 ऑप्शन में से एक ऐसी होगी जो राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है। क्या बात है सरला, सरला जी क्या बढ़िया नाम। कोई सरला होगी क्लास में तो बोलेंगे हमको याद कर रहे हो, है ना। उनको नहीं याद कर रहे हैं हम लोग, आर्टिकल याद कर रहे हैं। हमारे बहुत प्यारे से स्टूडेंट हैं, आंसर वो ट्रिक से देते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 35 वर्ष से अधिक की आयु होना चाहिए, ये भी सही है। उसमें लोकसभा के सदस्य की निर्धारित की सभी योग्यताएं होनी चाहिए, ये भी सही है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, वो अपने आप में एक अलग पद होता है राष्ट्रपति का, वो किसी सदन से संबंधित नहीं होते हैं। और वो किसी सदन से होंगे, यानी सदन से होंगे तो उनके लिए कोई ना कोई पार्टी होगी, और पार्टी होगी तो राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, वो सभी के लिए होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और आगे बढ़ेंगे, फिर से राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, यानी ये कंडीशन है, इंडिया में है, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं मैं। और
आपको आंसर करना है कि इंडिया के हिसाब से, देखिए यहाँ पर लिखा है पूरा जो बात हो रही वो भारतीय संविधान की, किसी अदर कंट्री की नहीं, तो आपको आंसर भी उसी हिसाब से देना है। लिली शर्मा, ओ क्या बात है, मतलब ओ ओके सर, चलिए पता नहीं क्या है, ओके है, सब ओके ही है। निर्वाचित हो सकता है यानी कितनी बार, आपने सुना होगा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 2 बार रहे। उसके बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने 2 बार राष्ट्रपति का पद सुशोभित किया हो। उनको तीसरी बार भी चुना जा रहा था लेकिन उन्होंने स्वयं से मना कर दिया। यानी भारत में आप समझ सकते हैं, अमेरिका में आपका सिस्टम है कि 2 बार से ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 बार, और वो भी 4 साल का उनका टेन्योर होता है, 1 ऐसे ही 1 और टेन्योर होगा, यानी ओवरऑल 2 8 साल तक रह सकते हैं वो अमेरिका में। आपने सुना होगा बराक ओबामा के बारे में, और डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब तो जो बिडेन है ना। और इंडिया में आपका क्या है, कोई सीमा नहीं है, आप जितने भी बार हो, 35 वर्ष से ज्यादा की आपकी आयु हो, आप लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, कोई लाभ का पद ना हो, आप कोई दिवालिया या मानसिक रूप से विक्षिप्त ना हो, तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। और फिर इसके बाद आप कोई भी सीमा नहीं है कि 1 टर्म है आपका, जितने भी टेन्योर होते जाएंगे आप, यदि जनता आपको चुनती है, यानी प्रत्यक्ष तो नहीं, आप प्रत्यक्ष रूप से जो लोग चुनेंगे वो आप चुनते जाएंगे, तो जरूर कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी उम्र की भी और टेन्योर की भी, याद रखिएगा ना, उम्र की कोई सीमा है, उम्र की कोई सीमा नहीं है, और बार यानी कितनी बार की भी कोई सीमा नहीं है, दोनों सीमाएं नहीं है। 35 वर्ष बस हो जाए, यानी अधिकतम नहीं है, कम से कम 1 बार तो हो ही सकता है भाई, नहीं तो फिर राष्ट्रपति कैसे बनेगा। इंडिया डिवाइडेड, ओहो बहुत बढ़िया। यानी प्रश्न के साथ साथ दूसरा प्रश्न, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। ये बहुत शानदार प्रश्न है, और मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति से यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो ये वाला प्रश्न। क्या बात है भाई, वीडियो लाइक करने वाले लाइक नहीं कर रहे हैं। चलिए, या तो प्रश्न नहीं पसंद ना आ रहे हो तो वीडियो क्या लाइक करेंगे, है ना। और हो सकता है कि थोड़ा टाइम बदला है तो वो लोग भी अपना मूड बदल चुके हों। परेशान ना हो आप, क्लास आपकी टाइमली होती रहेगी, मैं जब टाइम रहता क्लास लेता हूं, और पढ़ना जरूरी है, टाइम की कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको क्लास मिले तो आप जरूर ज्वाइन करें। कौन सी पद्धति यानी सिस्टम, कौन सा सिस्टम इसमें लागू होता है। वैसे तो हम लोग जैसे फर्स्ट पास सेकंड FPS सेकंड होता है हमारा, क्या ये चुनाव होते हैं जैसे लोकसभा का, विधानसभा का, है ना। लेकिन इसमें जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, आप बहुत अच्छे से जानते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व यानी अनुपातिक में होता है प्रतिनिधियों का। यहाँ पर आपने देखा होगा जैसे यूपी से 208 है, और आपका सिक्किम से आप देखें तो सिक्किम से आपका 17 या 18 है मेरे हिसाब से। तो ये क्या है, अनुपात, एक रेशियो बनाया गया है कि एक व्यक्ति में आपका कितना रेशियो बन रहा है, इसको समानुपातिक बोलेंगे। एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत पद्धति इसको पूरा बोला जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, बस ये वाला प्रश्न आप पढ़ लीजिए और आप राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जान जाएंगे, क्योंकि अभी राष्ट्रपति का आपका इस वर्ष चुनाव हुआ है तो उससे एक प्रश्न बन सकता है, और ये प्रश्न इसलिए मैं ज्यादा करा रहा हूं आपके। देखिए, निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज जिसको बोलते हैं, और इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। अब कुछ लोग कहेंगे सर क्वेश्चन अंग्रेजी में, मैं बहुत सारी चीजें अंग्रेजी में बता देता हूं। और इलेक्टोरल कॉलेज में आपके सिर्फ निर्वाचित, याद रखिएगा, इलेक्टेड, निर्वाचित आपके विधानसभा प्लस संसद के, यानी आपके सदस्य जो हैं कौन, लोकसभा और राज्यसभा, ये मिलकर के आपके वोट देते हैं निर्वाचित। कोई भी मनोनीत व्यक्ति नहीं, जैसे विधानसभा में मनोनीत हो तो वो नहीं, लोकसभा में मनोनीत हो 2 तो वो नहीं, एंग्लो इंडियन वो तो खत्म हो चुका 2019 से। राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं किसी विशेष क्षेत्र से, तो उनको भी नहीं चुना जाता है, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित व्यक्ति होते हैं। और ओवरऑल 4120 की लगभग समथिंग, यानी समथिंग समझिए, ऐसा नहीं कोई कह दे कि सर उतना, 4120 के लगभग सदस्य होते हैं
जो भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में चुनाव, अब तो शायद ज्यादा हो गए इस बार, 4120 से ज्यादा विधानसभा और राज्यसभा लोकसभा के सदस्य मिलकर के जो इलेक्टेड होते हैं, आपके इलेक्टेड में कौन कौन आएंगे यहां भी आप देख सकते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, आपका दिल्ली और पुदुचेरी, याद रखिएगा दिल्ली और पुदुचेरी आपकी, इसमें क्या है, एक और एक दोनों में विधानसभाएं हैं। साथ ही साथ आपका 28 स्टेट हैं, यानी 28 स्टेट और आपके 2 केंद्र शासित प्रदेशों की आपकी जो विधानसभा मिलकर के उसमें भाग लेती है। इसका किसी दिन मैं एक डिटेल वीडियो बताऊंगा आपको, और इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया भी था शायद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, आई होप शायद उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति, और कभी आगे की क्लास में होगा तो हम लोग डिटेल में भी समझ लेंगे। आगे बढ़ेंगे, कहानी आप लोग समझ गए होंगे। यहां पर अब आगे देखेंगे संसद के सभी सदस्य, देखो सभी लग गया यानी नहीं होगा, ठीक। विधान परिषद के तो होंगे ही नहीं क्योंकि मनोनीत यहां पर नहीं होंगे, और वो भी विधान परिषद सब स्टेटों में है नहीं। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, देखिए ये बी ऑप्शन सही होगा। संसद के दोनों सदन मैंने आपको बताया, विधानसभा संसद में लोकसभा और राज्यसभा। विधानसभा निर्वाचित सदस्य यानी जो विधानसभा हैं आपके उनके निर्वाचित सदस्य, सिर्फ निर्वाचित। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये सभी जहां लग जाएगा वो नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित, तो संसद नहीं विधानसभा भी होगा, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये तीनों आपके रॉन्ग हो जाएंगे और बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को, बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। ये पूरी प्रोसेस होती है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, विधानसभा और संसद के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ये काफी लंबी प्रक्रिया होती है। भारत की वर्तमान में जो राष्ट्रपति महोदया हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, वो झारखंड की राज्यपाल थी 2015 से 21 तक, और उसके बाद फिर वो उड़ीसा से बिलोंग करती हैं और 1 साल के बाद फिर उनको राष्ट्रपति बनाया गया है। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। साथ ही साथ वो आपके जो भारत में एक आदिवासी या निचले समाज से आने की वजह से काफी प्रसिद्ध हो रही हैं और लोग काफी इसकी प्रशंसा भी करते हैं और होना भी चाहिए। ये आपका बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन कर लिया, राष्ट्रपति बन चुके हैं, उनको हटाया कैसे जाएगा भाई साहब, क्योंकि कोई व्यक्ति है यदि वो संविधान सम्मत काम करेगा तो ठीक है, यदि नहीं करता है तो उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। जनता द्वारा या जनता के चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा इसको हटाया जाता है। ये देख सकते हैं हटाने का काम। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्रवाई से या महाभियोग से, तो डी ऑप्शन इम्पीचमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इम्पीचमेंट है ना। इंग्लिश में आप याद रख लीजिए आर्टिकल 6(1), आर्टिकल 6(1) ये महाभियोग से है और इसको बोलते हैं इंग्लिश में इम्पीचमेंट। ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, काफी बड़ी प्रक्रिया होती है। भारत के जो अभी तक इतिहास में राष्ट्रपति जो भी बने उनको किसी को भी महाभियोग से हटाया नहीं गया है, और यहाँ तक कि भारत के किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी नहीं हटाया गया, और ये अपने आप में भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप याद रखिएगा 61, बहुत बढ़िया। अच्छा, आर्टिकल 72 बताइए, आप लोग कमेंट करिए सभी लोग एक बार, आर्टिकल 72 किससे रिलेटेड है। हमारे सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आर्टिकल 72 किस चीज से संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे, हम देख रहे हैं। तब तक आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। अनुराधा सिंह, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आंसर वो करिए जो 72 मैंने पूछा आर्टिकल, और कहीं नहीं जाएंगे। मैं कमेंट चेक कर रहा हूं कौन हमारे होनहार साथी हैं और वो आंसर करेंगे। सबके आंसर आई होप आ जाना चाहिए। ममता जी संविधान की काफी जानकार लगती है ना, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल क्षमादान, पैराडन जिसको बोलते हैं ना, क्षमादान की शक्ति होती है, और क्षमादान 5 प्रकार का होता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया ऑप्शन हमारा यहाँ पर देखेंगे। राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता, यानी क्या पद है उनका और उस पद की क्या गोपनीयता है, संवैधानिक क्या प्रावधान है, उसकी शपथ दिलाते हैं।
यहां पर आप देखेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI बोलते हैं इसको शॉर्ट में। प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता, ये तो स्टेट में होते हैं, याद रखिएगा स्टेट में होते हैं। इनको एडवोकेट जनरल बोला जाता है, इनको अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। और अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 78 में इनका वर्णन है, आर्टिकल 78 अटॉर्नी जनरल। और वेंकट रमणी करके उनका नाम है, इस समय जो बन चुके हैं, याद रखिए वेंकट रमणी, ये भी उनका मैंने नाम यहां पर लिख दिया। भारत के चीफ जस्टिस यू ललित हैं, और ये भी आप याद रखिएगा, इनके द्वारा भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और फिर CJI को कौन शपथ दिलाते हैं, तो फिर ये उल्टा हो जाता है, इनको दिलाते हैं राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को दिलाते हैं, ये सीक्वेंस चलता है। राष्ट्रपति दिलाते हैं प्रधानमंत्री को भी शपथ, राष्ट्रपति दिलाते हैं अटॉर्नी जनरल को भी, और यहाँ होते हैं राज्यपाल, गवर्नर। महाधिवक्ता, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आई होप कि यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर्टिकल कितने में है इनका वर्णन, 124, 124 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है? ऐसा भी कोई भाग है क्या जिसमें संशोधन ही नहीं किया जा सकता है? बहुत बढ़िया, प्रश्न इतना शानदार है कि आंसर करने वाले भी सोचेंगे कि आंसर किया जाए कि ना किया जाए। प्रश्न को आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर साइड में हूं। और प्रस्तावना, जिसको प्रियम्बल बोलते हैं इंग्लिश में, प्रियम्बल, बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिलाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारी प्रियम्बल है, और प्रियम्बल को संविधान का भाग माना जाता है, भाग है हमारे संविधान का। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये 1973 में क्लियर हुआ। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP बोला जाता है। ये आर्टिकल आपके 36 से 51 तक इनका वर्णन है, DPSP। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें आर्टिकल आता है 40, जो कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण की व्यवस्था की बात करता है। मौलिक अधिकार की बात करें तो आपके आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट इनको बोला जाता है। और इसमें आर्टिकल 19 और 21 आपके बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, इसको आप समझ लीजिए। डी ऑप्शन होगा न्यायिक समीक्षा, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब किसी चीज की न्यायिक समीक्षा हो रही, उसमें भी आप संशोधन कर देंगे तो फिर वो अपने आप पे वीकनेस हो जाएगी। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको मूल ढांचा सिद्धांत बोलते हैं, केशवानंद भारती ये जो केस था, इसको मूल ढांचा सिद्धांत बोला जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस था, इसमें मूल ढांचा का सिद्धांत आप समझ लीजिए। मैं इतनी सारी जानकारियां एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूं कि शायद जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से इस क्लास को देखें तो वो संविधान बहुत अच्छे से समझ पाएंगे बिना ज्यादा पढ़े लिखे, बिल्कुल। और इसमें 13 लोग बैठे थे, मैं ये भी बता दूं 13 जज थे। 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ के द्वारा निर्णय दिया गया था कि भारत की जो संविधान में प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है। और संविधान का वो एक भाग, यानी हमारी जो संविधान है उसका एक भाग है। पहले नहीं माना जाता था, कई केस हुए और उसके बाद फिर फाइनली इसको मान लिया गया। बिल्कुल, ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा। आर्टिकल बिल ऑफ राइट अमेरिका 1971 1791 वहां से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, वे अधिकार होते हैं जिससे व्यक्ति को, जो व्यक्ति एक नागरिक है, उनको जीने के लिए, जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए राज्य द्वारा दिए जाते हैं।
बिल्कुल मौलिक अधिकार अब आपके 6 हैं, पहले 7 हुआ करते थे, इसको मैंने बहुत डिटेल में बताया है, फिर किसी दिन हम आगे चर्चा करेंगे। यहां पर आ जाइए, थोड़ा सा ज्योग्राफी देख लीजिए। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? मध्याह्न रेखा यानी आपके जो टाइम जोन है वो यमोत्तर कहां से गुजरती है? आपके 4 शहर के नाम हैं और ये आपने सुना होगा। ये इलाहाबाद आपका क्वेश्चन आप देख लीजिए। आपका मानक समय जो इंडिया का है यहीं से है, मानक समय। प्रयागराज, इलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा, है ना। 2018 से, इसको अक्टूबर 2018 से प्रयागराज बोला जाता। मानक समय भारत का क्या है? 82.5 अंश, और इसी के आधार पर, मानक समय के आधार पर इसको निर्धारित किया जाता है। और ये ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी, जीएमटी ये आपका लंदन में ग्रीनविच एक शहर है, लंदन का शहर है, और वहीं से इसका समय का निर्धारण होता है। आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ग्रीनविच जो रेखा होती है वहां से आपका, बिल्कुल ग्रीनविच वहीं से एक काल्पनिक रेखा के रूप में गुजारी गई है, और प्लस जीएमटी भारत का आपने समय देखा होगा शायद, अभी आप प्लस जीएमटी 5:30 ऐसा लिखा रहता है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा समय 5 घंटे 30 मिनट आगे, यानी 82.5 अंश होता है। ऑप्शन आप देख लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। इलाहाबाद के नैनी से कहीं कहीं मिर्जापुर लिखा रहता है, बिल्कुल नैनी देख सकते हैं, नैनी जिसको आप अटल बिहारी वाजपेयी नगर के नाम से जानते हैं। और नैनी आपका पहली जो डाक सेवा है, सॉरी वायु सेवा जो हमारी चलते हैं जो यान, पहली सेवा 1911 में यहीं से शुरू की गई थी, नैनी से प्रयागराज के बीच। ग्रीनविच लंदन का शहर है, और ये तो आप जानते हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया, और ग्रीनलैंड ये एक द्वीप है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। चलिए, जो भूल गए हैं वो याद कर लो, और जो याद नहीं है उनको फिर से याद कर लो। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? देशांतर, देशों का अंतर, जो देशांतर और अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं किसी भी देश की स्थिति को बताती हैं, और देशांतर वहां के समय स्थिति को, है ना, समय के बारे में। एक देशांतर 111.3 किलोमीटर की दूरी होती है एक देशांतर से दूसरे देशांतर की, जिसको गोरे बोला जाता है। याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है, जिसको गोरे बोला जाता है। और ये देशांतर आपने देखा होगा, ऑप्शन बी 15 डिग्री। यहां पर देखिए 24 घंटे होते हैं, आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा तुरंत समझ जाएंगे। और 24 घंटे हमारा समय होता है पूरा दिन। एक जो पूरा संपूर्ण कोण होता है गोला, तो इसको हम लोग बना सकते हैं 360 डिग्री, उससे ज्यादा नहीं होता है। एक संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री, और उस 360 डिग्री में आप समझें 24 का भाग दे लेंगे, क्योंकि आपको एक निकालना है, तो 15 डिग्री आ जाएगा। यानी आपका यहां पर आप देख सकते हैं, और ये 24 घंटे यानी 1 घंटे में आपका कितना, 1 घंटे में आपका 15 डिग्री। आप क्वेश्चन देख लीजिए, 15 डिग्री आपका घूम जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आंसर करने वाले लोग बड़ा धीरे धीरे आंसर कर रहे हैं। मनीष कुमार विश्वकर्मा 15, बहुत बढ़िया। और भारत का तो मैंने बता दिया, 24 घंटे पूरा दिन होता है। एक 360 हमारे क्या होते हैं, कोण होता है, और उस 360 में आप समझे कि यानी 1 घंटे में 15 डिग्री आपका क्या होता है, जो देशांतर होता है वो बढ़ जाता है। यानी अब 15 है, 1 घंटे में 15 है, तो 15 का भाग दे दिए तो 1 मिनट में आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 मिनट में 1 डिग्री। 4 मिनट में आपका 1 डिग्री आता है, और ऐसे ही 1 घंटे में 15 डिग्री। आप देखेंगे क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए, सॉरी बी 15, 12 नहीं। आगे बढ़ेंगे। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ये मैंने अभी आपको तुरंत बता दिया है, 2 देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग करेंगे। समय पेटी होती नहीं है, काले तो बिल्कुल नहीं होता, काले तो गोरे, बेल्ट होती नहीं है। बेल्ट हम लोग वैसे तो पैंट को टाइट करने के लिए पहनते हैं, और बेल्ट कई उसमें ज्योग्राफी में यूज की जाती हैं। अंतमा तिवारी 15 डिग्री, बहुत बढ़िया।
आगे देखेंगे 2 देशांतर रेखाएं यानी गोरे, मैंने आपको बता दिया, बी ऑप्शन आपका राइट। 111.3 किलोमीटर इसकी दूरी होती है। आगे बढ़ेंगे, अरे भाई समय पेटी, ये क्या है? आंसर डी ना करें ना, डी ऑप्शन कहां से लग रहा है आपको, आपने कहां देखा? बिल्कुल गोरे, देख लो, जो समझदार लोग हैं वो गोरे काले सब जानते हैं क्या होगा आंसर। आगे बढ़ेंगे, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बेचारा एकदम अकेला है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल है ना। चलिए, सिंगल लोग तो बहुत हैं, और ये भी बेचारा एक सिंगल व्यक्ति है, भटकती आत्मा जिसको बोल सकते हैं। किस ग्रह, यानी ग्रह कितने हैं? देखिए, सोलर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं, सौर मंडल में। आई होप पेन थोड़ा पतला कर लिया है मैंने, मुझे लग रहा थोड़ा सा मोटा कर लेना चाहिए। यहाँ पर सौर मंडल में आपके बेसिकली इस समय 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों में आपके यहाँ पर देखें थोड़ा सीक्वेंस, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हैं 8 भाई लोग, पूरी फैमिली इनकी है ना, 8 मेंबर हैं ये लोग, और ये 8 लोग मिलकर के एक बनाते हैं हमारा क्या, सोलर सिस्टम। और भी सोलर सिस्टम में लोग होते हैं, ग्रह उपग्रह। बुध और शुक्र, इनकी काफी प्रश्न आता है, तो बुध का बेचारे का कोई नहीं है, बेचारा अकेला है, और शुक्र भी अकेला है। बुध और शुक्र ऐसे हैं जिनका कोई नहीं है, ऐसे ऐसे लगा दो, बिल्कुल कोई नहीं, बेचारे सिंगल घूम रहे हैं। उपग्रह यानी इनके कोई भी सैटेलाइट नहीं है, बिल्कुल। इंटीरियर और एक्सटीरियर, पार्थिव जिसको बोला जाता है, 4 यहां तक 4 ये हो जाएंगे, आंतरिक और बाह्य, बस ऐसे है ना, ये आंतरिक है, ये बाह्य है आपके। और मंगल ग्रह का तो आप जानते हैं, मार्स बोला जाता है इसको। पृथ्वी जिसको नीला ग्रह बोला जाता है, शुक्र को चमकता तारा, और बुध का कोई नहीं सहारा, इसलिए बुध बेचारे अकेले, इसलिए कोई उपग्रह नहीं, किसका, शुक्र भी है, इसलिए शुक्र का शुक्र मनाओ, और शुक्र का आंसर सीधे लगाओ, ऑप्शन बी। बृहस्पति आप जानते हैं सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। शनि, अरुण, वरुण ये नीचे आते हैं, ऊपर वाले आपके क्या हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन पे दोनों पे जीवन की ये तो जीवन जी ही रहे हैं, यहाँ पर जीवन की संभावना है ना। और अभी मंगलयान की न्यूज भी आपने देखी होगी, मंगलयान आपका गया था, 8 वर्ष रहने के बाद फिर अब बता रहे हैं गायब हो गया है। उसकी कभी फिर से मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मंगलयान पर। आगे बढ़ेंगे, इस प्रश्न को आंसर कर दीजिए आप लोग। अब मैं बहुत प्रश्नों का आंसर बता चुका, एक आध प्रश्न आप भी बता दीजिए। उपसौर, अपसौर, क्या बढ़िया है। एपिहीलियन और पेरिहीलियन ये स्थितियां होती हैं, और इसमें आप कैसे आंसर करते हैं? बृहस्पति, इसलिए तो उसको गुरुवार बोला जाता है ना, बृहस्पतिवार या गुरुवार, गुरु यानी बड़ा। अपसौर की स्थिति कब बनती है? 3 जुलाई को, 4 जुलाई को, 5 जुलाई को या 6 जुलाई को? देखिए यहां पर सब लिखा हुआ है। पृथ्वी और यहां पर देखें सूर्य की औसत दूरी, यहां पर सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी 15.21 बोला जाता है इसको। फिर यहां पर किसी स्थिति में कम हो जाती है, यानी एवरेज देखें तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ के लगभग ये दूरी है पृथ्वी और सूर्य की एवरेज दूरी। और ये देखिए दूरी ज्यादा दिख रही है, ये कम, यानी उप का मतलब ही होता है किसी चीज में पद में या किसी स्थिति में छोटा होना। और अपसौर का यानी अप यानी ऊपर यानी बड़ा। 4 जुलाई को ये स्थिति बनती है अपसौर, जिसमें सूर्य और पृथ्वी की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 4 जुलाई को। और यहाँ पर ये जो उपसौर की स्थिति है, ये 3 जनवरी को बनती है, याद रखिएगा। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्यादा हो गई है, और ये सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या हो गई है, कम हो गई है। बिल्कुल, 3 अपने आप कम दिख रहा है 4 को, 3 की नजदीकी है और 4 से दूरी है ना। और यही तो सूर्य और पृथ्वी की मजबूरी है। चलिए आगे बढ़े।
तुकबंदी आगे बढ़ाते चलिए। और अरे भाई ये तो दोबारा आ गए। चलिए आ जाते हैं और एक बहुत शानदार प्रश्न अवार्ड से रिलेटेड करते हैं। एक अवार्ड का वीडियो में, आप लोग टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो वहां पर मैंने एक वीडियो बनाया था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, और जो लोग ना जुड़े हों तो वो जुड़ जाएं। जीएस लवर्स बाय राजन महाजन मेरा टेलीग्राम चैनल है, और वहां पर आप लोग और भी सारे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो देखते रहेंगे। और अब एक जानकारी मैं आपको दे दूं, नोबेल पुरस्कार, नोबेल अवार्ड 2022 का अनाउंसमेंट होना शुरू हो गया है। कल आपका मेडिसिन का और आज आपका फिजिक्स का, ये दोनों मिल चुके हैं। मेरे चैनल पर आप जाएंगे तो वहां पर मेडिसिन का वीडियो डला है, छोटा सा है, लेकिन मैं उसका डिटेल वीडियो डालूंगा। और फिर आज फिजिक्स का वीडियो 10 बजे तक आपके चैनल पर मिल जाएगा, उसको भी आप देखते रहिए। करंट अफेयर्स की बहुत सारी चीजें मैं आपको क्लास में भी बताता हूँ और मेरे चैनल पर भी आपको जाके मिल जाएगी। जो लोग ना जुड़े हों तो प्लीज जुड़ जाएं, बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत सारी जानकारियां मैं आपके अलग अलग एग्जाम से लेकर के साझा करता रहता हूं। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, पत्रकारिता, कृषि या चिकित्सा? देखिए चिकित्सा का तो मैंने बता दिया, सबसे बड़ा पुरस्कार ये है। और इंडिया में धन्वंतरी पुरस्कार, धन्वंतरी एक हमारे एक बहुत बड़े ऋषि मुनि थे। कृषि का आपको पता है बोरलांग होता है, और कृषि से फिर उसके साथ साथ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। पत्रकारिता में आप देखें तो पुलित्जर और रमन मैग्सेसे, दोनों मिला के दिया जाता। विज्ञान इसका राइट आंसर होगा कलिंग। कलिंग आपका कहां पड़ता है? उड़ीसा में। उड़ीसा, जिसको ओडिशा बोलते हैं हम लोग, ओडिशा है ना। कलिंग उड़ीसा, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। और यहीं पर आपका उड़ीसा, कलिंग की राजधानी अशोक के समय में तोसली। ये प्रश्न आपका आ चुका है और ये आप याद रखिएगा। कलिंग उड़ीसा की स्थापना 1936 में होती है, ये भी आप याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए विज्ञान, कलिंग पुरस्कार ऑप्शन ए। वास्तुकला में प्रित्जर, बहुत बढ़िया। और पत्रकारिता में पुलित्जर, साथ ही साथ रमन मैग्सेसे अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। बहुत अच्छे प्यारे स्टूडेंट आज हमारी क्लास में जुड़े हैं और आंसर भी बहुत अच्छे अच्छे दे रहे हैं। चलिए, ऑस्ट्रेलिया के घास के स्थल या घास के मैदान को भौगोलिक नाम क्या दिया जाता है? यानी ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है, जैसे आपने सवाना, लानोज, कंपोज है ना, प्रेरी, ये सब नाम सुने होंगे, तो वो वहां पर किस नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया में? ग्रासलैंड, डाउन्स, बेल्ट, सवाना और प्रेरी। तो डाउन्स कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया। बेल्ट साउथ अफ्रीका। सवाना घास के मैदान और प्रेरी ये अमेरिका में है, अमेरिका तरफ पड़ते हैं। और सवाना ये भी आपको वहीं से रिलेटेड है। ऑप्शन ये डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन याद रखा करिए। कृषि में नॉर्मन बोरलांग 1971 में दिया जाता है। भारत में एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक, इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। और प्रथम कृषि आयोग के वो अध्यक्ष थे, है ना। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स है ना। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स का मतलब ये देखो, ट्रैक कैसे याद की जाती है। ऑस्ट्रेलिया का मैप आप देखेंगे ना तो वो ऐसे है, डाउन्स है नीचे, ऐसे पूरा वर्ल्ड मैप है। यहाँ डाउन है, नीचे है, ऐसे दिमाग लगाइए। डाउन्स यानी नीचे तरफ है, दक्षिण तरफ है, दक्षिण पूर्व तरफ, उधर तरफ एंड है ना। तो वो बस आप आंसर ऐसे याद किया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, प्रेरी यूएसए। बिल्कुल मैंने बताया। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति, जो कि 1937 में मूल शिक्षा की वर्धा योजना, ये प्रश्न आप याद कर लीजिए। 1937 में ये वर्धा योजना का प्रश्न बहुत आता है, महात्मा गांधी से रिलेटेड है। और उन्होंने इस वर्धा योजना में कुछ, बिल्कुल ममता राठौर, मानना पड़ेगा बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है आपके साथ। और ममता जी आप डेली क्लास में ज्वाइन किया करिए, बहुत मजा आएगा। आप और हम सब मिलकर के और सारी स्टूडेंटों तक अपनी बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। अच्छा लगता है, आप लोग ऐसे जानकारियां और भी लोग शेयर करते रहिए। प्रस्तुत की इस योजना का मूलभूत सिद्धांत यानी बेसिक प्रिंसिपल क्या थे इसके, बेसिक थ्योरी किस चीज पर ये काम कर रही थी? वर्धा योजना, मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना, जो कि 1937 में आई। ये आपका वर्धा पुणे के पास महाराष्ट्र में है। और ये अनिवार्य शिक्षा
प्रौढ़ शिक्षा, अध्यापकों का प्रशिक्षण या हस्त उत्पादक कार्य। आप लोग महात्मा गांधी जी की जयंती पर बहुत सारे लोगों के भाषण सुने होंगे, तो वो एक बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं। यानी आप शिक्षा लें, ऐसा नहीं कि शिक्षा में आपने पढ़ लिया, किताबों का ज्ञान हो गया और रोजगार परक शिक्षा नहीं। यदि शिक्षा वही है, महात्मा गांधी जी कहते हैं, जिससे आप अपनी बुनियादी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए। और वर्धा योजना ये बहुत प्रसिद्ध है, डॉक्टर जाकिर हुसैन आप जानते हैं, उसके बाद भारत के फिर राष्ट्रपति भी बनते हैं, उपराष्ट्रपति भी बनते हैं। और यहाँ पर हस्त उत्पादक कार्य यानी बुनियादी शिक्षा, हस्त उत्पादक कार्य, हाथ से बने हुए चीजों पर विशेष जोर दें, शिक्षा दें। यानी जो हम लोग पढ़ाई करें उसके साथ साथ हम लोग उत्पादक कार्यों में भी लगे रहें, इसका यही ध्येय है। और ऑप्शन डी अनिवार्य शिक्षा, आप जानते हैं भारत में अनिवार्य शिक्षा लागू है, मूल शिक्षा का अधिकार जिसको बोलते हैं, आर्टिकल 21A है ना, 2002। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज नंबर 11 86 में संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। याद रखिएगा, ये आपकी प्रौढ़ का मतलब होता है एक एज होती है, अवस्थाएं होती हैं प्रौढ़, है ना। जैसे आप हम लोग युवा हैं, युवा के बाद एक दूसरी अवस्था आएगी प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, है ना, फिर बूढ़े हो जाएंगे और फिर आगे तो पृथ्वी, है ना, पृथ्वी पर क्या होना है वो सब जानते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, है ना। तो डी ऑप्शन हम लोग समझेंगे, ऑप्शन डी हस्त उत्पादक कार्य। समझिए आगे के प्रश्न को, ये आपका मॉडर्न इंडिया से है और ये क्रोनोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है। भारत में संस्थाओं की स्थापना क्रम में कौन कौन सा सही है, यानी संस्थाएं और उनके स्थापना क्रम को आप लोग आंसर करेंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हम लोग, चलिए मैं थोड़ा सा, मेरी आदत है मैं स्टूडेंटों की मांग पर काफी काम करता हूं, बट बता ही देते हैं। 2 अक्टूबर 1869 महात्मा गांधी जी और 2 अक्टूबर 1904 लाल बहादुर शास्त्री, है ना। ये महात्मा गांधी जी हैं और हमारे राष्ट्रपिता हैं, और ये महात्मा गांधी जी लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपिता हैं हमारे। और इसके बाद फिर 11 जनवरी 1966 को इनको ताशकंद में असामयिक मृत्यु हो जाती है, और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। एक प्रकार से दो बहुत महान हस्तियां हैं जिनका अकारण मृत्यु हुई। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते में गए, ताशकंद उज्बेकिस्तान में पड़ता है, जहां पर संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई आपकी अभी। और 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मैं महात्मा गांधी जी की जयंती भी हो चुकी है, बस थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जानकारी आप जानते चलें। आगे चलेंगे, आप लोग ये ना कहें कि सर आपने बताया नहीं। वीडियो के अंत में जरूर ये बताइएगा कि आपने 30 में से और कितने ज्यादा क्वेश्चन लर्न किए, ये जरूर बताइएगा। मैं फिर बाद में, बिल्कुल शहीद दिवस 30 तारीख को मनाया जाता है। और आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या रामकृष्ण मिशन, अब हम लोग इनकी डेट याद करते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज 1828 में आपका क्या कहते हैं, राजा राममोहन राय। फिर इसके बाद आता है आपका आर्य समाज। आर्य समाज मई 1875 में मूल शंकर, जिनका पूर्ण नाम था, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापना की गई। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसको भी माना जाता है कि 1875-74 के लगभग इसकी हुई। और यहाँ पर रामकृष्ण मिशन 1897, रामकृष्ण मिशन जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण, और उन्हीं के नाम पर ये मिशन चलाया गया 1897 में। अब यहाँ पर स्थापना के क्रम को बनाना है हमको। पहले ब्रह्म समाज आएगा, आप पहले देख लीजिए कहाँ कहाँ ब्रह्म समाज है। देखिए यहाँ पर पहले नहीं है तो ये तो कट गया। ब्रह्म समाज और आर्य समाज, देखिए ये तो सीक्वेंस मिल रहा है, ब्रह्म समाज और आर्य समाज ये दो आपके मिल रहे हैं। ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, यानी बी और सी में अब लड़ाई है। अब यहाँ पर देखेंगे रामकृष्ण मिशन यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ गया, जो कि 1897 सबसे अंत में आना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन आपका
राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी। यहां पर आप देख सकते हैं बी, क्योंकि रामकृष्ण मिशन आपका 1897 में, थियोसॉफिकल सोसाइटी आर्य समाज ए पास में रहेंगे और रामकृष्ण मिशन आपका सबसे अंत में रहेगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी के हिसाब से ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट, समस्या, परेशानी, इंटरप्शन? हमारे बड़े क्यूटी क्यूटी स्टूडेंट हैं आज सब, है ना, बहुत ज्यादा बता रहे हैं। कल भी ऐसे प्रश्न में लाऊंगा ना, पहले से एक प्रश्न दे के आज जाऊंगा और फिर उसका आंसर भी आप लोगों से मांगूंगा। एक दिन मैंने एक प्रश्न दिया था नाटो वाला, 2-3 लोग थे जिन्होंने कमेंट किया, बाकी सब लोग भूल गए, है ना। कुछ लोग चूर हो जाते हैं ना अपनी पढ़ाई में, इतने चूर हो गए, मदहोश हो गए कि भूल ही गए कि आखिर आंसर भी देना है। कोई बात नहीं, 4 अप्रैल 1949 को उसका नाटो का आंसर था। जिन लोग जुड़े होंगे क्लास में वो जान रहे होंगे और आगे समझेंगे। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये प्रश्न आप याद कर लीजिए। ये आपका हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का एक ऐसा प्रश्न है जो आप लोग समझ नहीं पाते हैं। मॉडर्न ये हिस्ट्री में प्रश्न, फिर ये एएमयू का रूप ले लेता, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका, आप जानते हैं अलीगढ़। और अलीगढ़ में आपका 1920 में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। सर सैयद अहमद खान द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1875 में। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यानी एंग्लो ओरिएंटल, अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थे ये। मोहम्मद क्या नाम इनका बोलते हैं, सर सैयद अहमद खान, है ना। और इन्होंने पहले इनके विचार कुछ अलग थे, 1857 की क्रांति पर इन्होंने अपने विचार अलग रखे, फिर बाद में धीरे धीरे प्रभावित हुए, मुस्लिम लीग से भी जुड़े और फिर इन्होंने अपना मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला, जो कि आगे जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदला, जो कि भारत की काफी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है और उत्तर प्रदेश की एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और मिर्जा गुलाम अहमद सर, इनके तो कभी नाम कभी सुने ही नहीं होंगे आपने, बस ऐसे ही सुनते रहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था। देखिए, क्रोनोलॉजी के प्रश्न मुझे बहुत पसंद हैं और हो सकता है आप लोगों को पसंद हो। एएमयू बीएचयू 1916 में है ममता जी, इसको भी याद कर लीजिए। 1887 में आपका इलाहाबाद एयू बोला जाता है, जिसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इंडिया का चौथे नंबर का और उत्तर प्रदेश का पहला। उसके बाद आपका बनता है फिर हमारा क्या बोलते हैं, बनारस 1916, फिर अलीगढ़ 1920, फिर भीमराव अम्बेडकर जो कि लखनऊ में है। यानी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं और ये फिर बाद में बनती चली जाती हैं। इसका आंसर करेंगे क्रिप्स मिशन। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे और सिंगल थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ये अध्यक्ष थे और सिंगल थे। एक सदस्यीय समिति आई थी, एक सदस्य थे और अध्यक्ष यही थे, क्योंकि अब एक सदस्य हैं तो भाई साहब इसमें तो कोई बीच में घुस नहीं जाएगा, है ना। एक ही व्यक्ति हैं तो अब यही अध्यक्ष समझ लो, यही सदस्य समझ लो। एक सदस्य थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स 1942, ऑप्शन डी। इनके द्वारा भारत में अकेले आए, अपनी कुछ बातें रखी गई। भारत को वही स्वतंत्रता के बाद की बात करना था कि भारत स्वतंत्र होगा तो कैसे होगा, डोमिनियन स्टेट और भी बहुत सारी चीजें, बट भारत के नेताओं द्वारा, कांग्रेस द्वारा इनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। फिर इसके बाद फिर आता है क्रिप्स के बाद कैबिनेट मिशन। क्या होते हैं, इसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। और इसी कैबिनेट मिशन की देन है कि हमारी संविधान सभा, कैबिनेट मिशन 3 सदस्य था, है ना, और उसमें से एक सदस्य ये भी थे अलेक्जेंडर और 3 व्यक्ति थे। इसको भी आप याद रखें, कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942। क्रोनोलॉजी आपको ऐसे याद करा दूंगा, धीरे 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 रोज क्लास में रहेंगे ना, बहुत सारी जीएस की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स सभी जानने लगेंगे, बस डेली जोड़ा करिए। मुमताज राठौर जी कैबिनेट मिशन नहीं, साइमन मिशन 1927 में उसका गठन हुआ और 1928 में भारत आया। नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय द्वारा उनका विरोध किया गया और पंजाब में वहीं पर उनको लाठी लग जाती है, उसके बाद फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन, साइमन गो बैक, जिसको व्हाइट कमीशन कहा जाता है, उसमें सभी के सभी जो सदस्य थे वो सब गोरे थे, यानी अंग्रेजी सरकार से रिलेटेड व्यक्ति थे, कोई भारतीय नहीं था।
आगे बढ़ेंगे और लगता है टाइगर प्रोजेक्ट, क्या बात है, शानदार प्रश्न। टाइगर प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था। टाइगर, टाइगर जानते हैं ना आप, शेर, टाइगर, चीता, ये अलग अलग होते हैं, इसको भी आप समझ लीजिए। पारुल जी, ओ हो क्या बात है, हमारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं आपस में ही करेक्शन करवा देते हैं एक दूसरे का। प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर अभी जिंदा है ना, टाइगर जिंदा है ना कि नहीं है, आप जानते होंगे। 1973 में आया था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, अधिनियम 1972 के बाद इसको 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। कैलाश संखला एक व्यक्ति थे, कैलाश संखला, जिनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्हीं की देन थी कि टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में चला। यहां पर 73 74 ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अभी टाइगर चीता चल रहा है ना, टाइगर सॉरी मिशन जैसे अलग होता है, टाइगर प्रोजेक्ट होता है, ऐसे प्रोजेक्ट चीता चल रहा है, जिसको नीमीबिया यानी दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण तरफ पड़ता है नीमीबिया कंट्री, वहां से चीते लाने की बात चल रही है, प्रोजेक्ट चीता। और उसके तहत भारत में 50 चीते लाए जाएंगे। अभी 8 चीते छोड़े गए हैं आपके 17 सितंबर को, इसको भी आप याद रखिएगा। पालमपुर पूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इनको लाया गया है। ऑप्शन ए 73 74। आगे बढ़ेंगे, ये देख लीजिए, 1 अप्रैल 1973 से टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ। और पंचमढ़ी वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ है? पंचमढ़ी, ये पर्यटन क्षेत्र है और जीव संरक्षण क्षेत्र किस स्टेट में स्थित है? इसका आंसर आप लोग करेंगे। वन्य जीव संरक्षण वाले प्रश्न आपके आते रहते हैं। मध्य प्रदेश पंचमढ़ी यहाँ का पर्यटन स्थल है, काफी पर्यटन में प्रसिद्ध है, और पंचमढ़ी में वहां पर आपका वन्य जीव संरक्षण भी है। ऑप्शन बी आंसर होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, ये प्रश्न तो आपको छोड़ेगा ही नहीं कहीं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पहले तो 1934-35 में इसकी स्थापना, कहीं कहीं 35 लिखा रहता, कहीं कहीं 34। जिम कॉर्बेट एक शिकारी थे, या वहां के बताए जाते शिकारी भी थे, और वहां के जो उत्तराखंड में आपका स्थान है, वहां पर ये उसके जो शिकारी करने के साथ साथ वहां के अधिकारी जो संरक्षण करते हैं उनके वो थे। अब शिकारी भी कहीं बताया जाता है, शायद इनको उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है। तो ये कहां पर है? पहले तो आप उत्तराखंड देख लीजिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका सबसे पहले नाम 1934-35 में हेली था। स्वतंत्रता के बाद जिम कॉर्बेट हुआ, और अब रामगंगा। याद रखिएगा, ये सब चीजें याद रखना पड़ता है। रामगंगा नदी है, उसी के किनारे बसा हुआ है, रामगंगा नेशनल पार्क भी इसका नाम हो गया है। ऑप्शन ए। उत्तराखंड आपका 2000 में यूपी से अलग हुआ था, है ना। आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में कान्हा किसली, संजय सतपुड़ा, हिमाचल प्रदेश में पिन वैली, आंध्र प्रदेश में ब्रह्मकेशवर रेड्डी कुछ करके, ऐसे ही बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। उसका एक डिटेल वीडियो मैंने चैनल पर डाला हुआ है, इसी पर आप देख सकते हैं, और किसी दिन फिर मौका पड़ेगा तो जरूर डिटेल पूरा नेशनल पार्क पर वीडियो करेंगे। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरे भाई, पॉलिटी के प्रश्न थे, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे थे, इसमें तो आप लोग भूल गए हैं क्या, है ना। इसको भी आंसर करते चलिए। नामदफा, ये नामदफा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का किबीथू, देखिए एक प्रश्न आंसर कितने आते हैं। किबीथू सबसे पूर्वी पॉइंट है, क्या है? सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? किबीथू। पश्चिमी बिंदु सर क्रीक या गाहिर माथा, और इंदिरा कौर इंदिरा पॉइंट। जम्मू कश्मीर में आपका जानते हैं हेमेस था, अब नहीं है, दचीग्राम हो गया है, दचीग्राम। उड़ीसा और मिजोरम, ये काफी प्रश्न इनसे नहीं आते हैं। अरुणाचल प्रदेश का प्रश्न इसलिए आ जाता है क्योंकि वो सामरिक दृष्टि से काफी चर्चा में रहता है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, जिसको पहले नेफा बोला जाता है, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एरिया, है ना। आगे बढ़ेंगे
और आगे अब नहीं बढ़ेंगे। अब यहीं तक हमारा आज का सेशन था। 30 प्रश्न से ज़्यादा ये प्रश्न मैंने सेशन में आप सबके डिस्कस किए। और एक चीज़ आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाहूँगा, आप लोग प्लीज़ जाएंगे नहीं, 2 मिनट तक मेरी बात को सुनेंगे, और जिनको जाना है तो भाई उनको तो कोई रोक नहीं सकता, जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं। लेकिन जो लोग सुनना चाहते हैं वो लोग जरूर इस बात को समझें। मैं टाइमिंग को लेकर एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। मेरी क्लास की टाइमिंग बहुत गड़बड़ चल रही है और इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूं। 6 PM क्लास होती है तो राजवीर सर की कभी कभी क्लास पड़ जाती, इसलिए नहीं हो पाती है। 8 PM कर दूंगा तो राजवीर सर की पब्लिक क्लास होती है। मैं इस क्लास को 8 AM या 9 AM करना चाहता हूं। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? ये वाला नीचे वाला जो डिटेल लिख दिया मैंने, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कर देंगे। इसके बाद मैं समझूंगा 8 बजे या सुबह 9 बजे इस क्लास का मैं टाइम रखने वाला हूं। क्या आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? यदि आप लोग रेडी हो तो बताइए, फिर मैं इस क्लास का टाइम चेंज करूंगा। और उसके बाद फिर पारुल सिंह सर 100 क्वेश्चन लाया करें। अरे पारुल जी 100 क्वेश्चन तो ले आऊं मैं, आप कहें तो एक दिन में मैं 100 क्वेश्चन करा सकता हूं, 1 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं। बट फिर वैसे ही चलेगी जैसे वंदे भारत इस समय चल रही है ना, कोई स्पीड की मतलब वो नहीं है। जितना है आपको कुछ पता ही नहीं, हवा में चल रहा है। उसने कहा 19 का B, आगे बढ़ोगे 20 का C। ऐसे नहीं पढ़ना है, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ज्यादा जानकारियां रखो, ये जरूरी है। आप लोग प्रश्न के पीछे मत भागिए, प्रश्न आपके जो भी हों कम रहेंगे, जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने 30 से ज्यादा प्रश्न कराए और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100 क्वेश्चन आपके हो गए होंगे। अब आप लोग माने या ना माने, लेकिन मैंने इस 3 प्रश्न में 100 क्वेश्चन आपके हल करा दिए। और आप अब भी 100 प्रश्न की बात करें तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना। बिल्कुल 100 ही प्रश्न समझिए, 30 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, अभी किसी का कमेंट नहीं आ रहा है तो मैं समझूंगा कि आप लोग कमेंट करके फिर से बताएंगे, और अभी ये क्लास आपकी मैं लेता रहूंगा। देखिए मेरी क्लास की 2 टाइमिंग अभी चल रही है, या तो 6 बजे या फिर 8 बजे, है ना। तो मेरी 6 बजे तो ज़्यादातर टाइमिंग रहेगी। अभी मैं 6 बजे से कल से फिर लाइव आऊँगा, है ना। या तो फिर सुबह मेरी 2 क्लासों का शेड्यूल है, आप लोग जरूर याद रखा करिए 8 बजे के बाद। और भी स्टूडेंट आपके आंसर करेंगे कि नहीं? बस सब लोग बस खाली सुन रहे हैं। अरे हमारी रीना तोमर जी और ममता और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, क्या ये लोग भी मेरी बात से सहमत हैं? मनीष विश्वकर्मा, इतने सारे लोग जुड़े हैं। चलिए, आप लोगों के कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के कमेंट नहीं आ पाएंगे क्लियर, मैं अपने से डिसाइड कर लूंगा। चलते हैं और आज की क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, अंत करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक जुड़े रहिए लिटरेचर लवर्स के साथ। और कल दशहरा है, कल भी क्लास होगी और मैं यहीं पर हूं। कल आप लोगों के लिए एक नया जो हमारे पेड क्लास चलते हैं उसके लिए अनाउंसमेंट होगा, उसके भी आप वो करिएगा। और रेनू मलिक सहरावत, गुड इवनिंग जी। बिल्कुल गुड इवनिंग। और चलिए, अब क्लास का समय हो गया है, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक चाहेंगे विदा। जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।